हेलो स्टूडेंट, आज हम एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है इंडियन स्पीशीज़ ऑफ हनी बी। तो भारत में जो मधुमक्खी होती हैं उनकी 3 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। पहली है एपिडोरसाटा, ये जंगली जाति है और इनका आकार अन्य मधुमक्खी की अपेक्षा बड़ा होता है। इस प्रकार की जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो ऊंची शाखाएं, चट्टानों, छज्जों के नीचे एक बड़ा सा छत्ता बनाती हैं और इनके छत्ते में काफ़ी अधिक मात्रा में हनी मिलता है। सेकंड है एपिस इंडिका, ये छोटे आकार की मधुमक्खियाँ हैं, अंधेरे स्थानों पर रहती हैं और इनकी छत्तों में जो रॉक बी है या एपिस डोरसाटा है उसकी तुलना में कम हनी मिलता है। थर्ड है एपिस फ्लोरिया, तो ये दोनों प्रकार की मधुमक्खियों से छोटी होती है और ये भी झाड़ियों में एक ही छत्ता बनाकर रहती हैं, तो इनके छत्ते में भी बहुत कम हनी मिलता है। इसके बाद बात है स्ट्रक्चर ऑफ हनी बी कॉलोनी। जो मधुमक्खियाँ हैं वो सोशल इंसेक्ट हैं और कॉलोनी बनाकर रहती हैं। इनकी कॉलोनी अत्यधिक व्यवस्थित रहती है और प्रत्येक जो छत्ता होता है इनका 50,000 तक मधुमक्खियाँ रह सकती हैं। इसके बाद बात आती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहले इसमें जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो 3 टाइप्स होती हैं। पहली है रानी मक्खी जो अंडे देती है, सेकंड है मेल और तीसरी है स्टेराइल या वर्कर्स। सबसे पहले क्वीन की बात करें तो जो रानी मक्खी होती है वो डिप्लॉयड फर्टाइल फीमेल है और एक छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है और इसकी ओवरी डेवलप्ड होती है और प्रतिदिन 2000 या उससे अधिक भी अंडे दे सकती है और ये कई वर्षों तक लगातार अंडे देती रहती है। जो एग होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले जो एक डिप्लॉयड हैं जिनसे रानी मक्खी या वर्कर्स बनते हैं, दूसरे जो अनफर्टिलाइज्ड या हैप्लॉयड होती हैं उनसे मेल मक्खियाँ जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। इसके बाद आती है वर्कर्स की बात। तो वर्कर्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड और फीमेल हैं और ये तीनों प्रकार की मक्खियों में सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं और इनका जो बॉडी होती है वो फ्लावर से पोलन और हनी कलेक्ट करने के लिए मॉडिफाइड होता है। जो वर्कर्स होते हैं ये कई प्रकार का काम करते हैं, जैसे छत्ते के भीतर रहती हैं तो इनमें से कुछ तो ग्रब्स का पालन पोषण करती हैं, इनमें से कुछ रानी मक्खी की देखभाल करती हैं, कुछ राज मिस्त्री का काम करते हैं, कुछ छत्तों की मरम्मत और देखभाल करने का काम करते हैं और कुछ मक्खियाँ छत्ते की सफाई भी करती हैं। कुछ मक्खियाँ चौकीदार या प्रोटेक्शन का काम भी करती हैं। इसके बाद आती है ड्रोन की बात। तो ये हैप्लॉयड मेल हैं और ये सेक्सुअली फर्टाइल होते हैं और प्रत्येक जो छत्ता होता है उसमें 200 तक ड्रोन रहते हैं। ये जो क्वीन है और वर्कर्स हैं उनके बीच के आकार के होते हैं और ये सूर्य के प्रकाश के समय छत्ते के आसपास मंडराते रहते हैं। इसके बाद आती है लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी। तो जो रानी मक्खी है वो तो अंडे देती है और रानी या क्वीन या सोल्जर जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फर्टिलाइज्ड एग से बनती हैं, किंतु जो मेल होते हैं या ड्रोन होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। इनमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो क्वीन और वर्कर्स मक्खियों की अपेक्षा आधी होती है। इसमें सबसे पहले अगर इसकी स्टडी की जाए तो सबसे पहले आती है कोपुलेशन की बात। तो इसमें जो कोपुलेशन की क्रिया है वो हवा में होती है और जो रानी मक्खी है या क्वीन है वो मेल से स्पर्म ले लेती है और स्पर्म जो होते हैं वो क्वीन के स्पर्मेथिकी में स्टोर रहते हैं और जीवन पर्यंत ही अंडों से फर्टिलाइज्ड करते हैं। जो कोपुलेशन होता है, कोपुलेशन में जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो इतनी पावर से बाहर निकलते हैं कि फिर पुनः शरीर के अंदर नहीं जा सकते और मेल की तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है एग एंड एग लेइंग। तो कोपुलेशन के लगभग 3 या 4 दिन बाद जो रानी मक्खी है या क्वीन है वो अंडे देना शुरू कर देती है और एग इसमें 2 प्रकार के होते हैं। पहला है फर्टिलाइज्ड एग और दूसरा है अनफर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग है उससे क्वीन और वर्कर्स मेल बनती हैं और जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं उनसे मेल बनते हैं जो ड्रोन कहलाते हैं। इनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। इसके बाद बात आती है डेवलपमेंट की। तो फेवरेबल कंडीशन में 3 दिन के अंदर ही अंडों से लार्वा बन जाता है और अंडों को फोड़कर बाहर निकल जाता है। जो लार्वा होता है वो छोटा होता है, वॉर्म लाइक होता है
और इसकी जो आइज़ होती हैं और इसमें लेग्स नहीं होते, और तब ये ग्रब कहलाता है। जो वर्कर्स होते हैं वो लार्वा को भोजन पहुंचाती हैं, किंतु रानी या जो श्रमिक मक्खी हैं या क्वीन या वर्कर्स का बनना लार्वा स्टेज में मिले हुए भोजन पर डिपेंड करता है। जो फर्स्ट 2 डेज़ में सभी लार्वों को समान भोजन दिया जाता है, जिसे रॉयल जेली भी कहा जाता है, और ये पराग और शहद में लार रस से मिलने से बनता है। जब 2 दिन के बाद जिस लार्वा को शाही भोजन मिलता है, रॉयल जेली मिलती है, वो तो रानी बनती है, और शेष लार्वा के जो भोजन है उसमें शहद की मात्रा अधिक होती है, तो वो वर्कर भी बनते हैं। जो मेल होते हैं, मेल के जो लार्वा हैं हैप्लॉइड लार्वा में केवल शहद ही दिया जाता है। इसके बाद जो ग्रब होते हैं वो शेप में बढ़ते रहते हैं और कई बार उनमें मोल्टिंग होता है। 9वें दिन प्रत्येक चैम्बर में एक ग्रब होता है और मोम की टोपी में बंद कर दिया जाता है। इसके भीतर जो लार्वा होता है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है और प्यूपा जो बंद चैम्बर होता है उसके अंदर ग्रोथ करता है। इसके बाद ये एक पतला कोकून बना लेता है जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। फिर जो विभिन्न स्पीशीज़ के प्यूपा हैं उनकी लाइफ साइकिल भी अलग अलग होती है। रानी मक्खी 13 दिन में, जो सोल्जर मक्खी है वो 18 दिन में, और मेल जो होती है वो 21 दिन में अंडे से बाहर निकलती है। इसके बाद आती है एपीकल्चर की बात, मधुमक्खी पालन। तो उसमें 2 मेथड हैं, एक तो है इंडाइजीनियस मेथड और सेकंड है मॉडर्न मेथड। जो पहला है देसी मेथड, उसमें 2 प्रकार के छत्ते काम में आते हैं। पहला है वॉल या फिक्स्ड हाइव। तो ये छत्ता जो होता है हनी बी द्वारा स्वयं ही पेड़ या दीवार पर बनाया जाता है, और इस प्रकार का जो छत्ता है वो एक तरफ से खुला रहता है जिससे मक्खी अंदर से आ जा सकें। दूसरा होता है मूवेबल हाइव। तो इस प्रकार के जो छत्ते होते हैं वो लकड़ी के बक्सों या मिट्टी के बर्तन के बने होते हैं और दोनों ओर से खुले रहते हैं। इसके बाद इसमें आता है शहद निकालने की विधि। तो शहद निकालने के लिए रात के समय छत्ते के पास जलती हुई आग को ले जाते हैं। या तो मक्खियाँ मर जाती हैं या उड़कर भाग जाती हैं, तो धुएं से ही मक्खियों को छत्ते से भगाया जा सकता है। इसके बाद सेकंड आती है मॉडर्न मेथड ऑफ एपीकल्चर। इसमें नई नई टेक्निक लगाई गई हैं। तो इसमें सबसे पहली है मूवेबल हाइव। तो इस प्रकार का जो छत्ता होता है वो लकड़ी के बक्से का बना होता है। इसमें आकार और फर्मों की संख्या डिपेंड करती है उसकी आवश्यकता के ऊपर, और इस प्रकार के छत्ते में निम्न स्टैंड पाए जाते हैं। पहला है स्टैंड, दूसरा है बॉटम बोर्ड, और थर्ड है इसमें ब्रॉड चैम्बर, फोर्थ है सुपर चैम्बर, फिफ्थ है इनर कवर, और 6 है आउटर कवर। इसके बाद सेकंड आती है क्वीन एक्सक्यूडर। तो इस प्रकार की जो जाली होती है उसमें तार लगे होते हैं, वो 0.375 मिलीमीटर की दूरी पर होते हैं, और इनसे होकर ड्रोन और वर्कर्स बाहर निकल सकते हैं, किंतु रानी मक्खी या क्वीन नहीं निकल सकती। इसके बाद आती है आधुनिक विधि के लाभ। सबसे पहले क्या है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनकी सक्रियता पर कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड, जो शुगर होती है वो पोलन आदि प्राप्त करके एक स्वस्थ कॉलोनी को विकास कर सकती है। दूसरा, मक्खियों को झुंड में उड़ने से रोका जा सकता है। एक ही छत्ते को बार बार काम में भी लाया जा सकता है, और छत्तों को चींटियों, वास्प या चूहों से रक्षा कर सकते हैं, और ये इसका शुद्ध शहद प्राप्त होता है इससे। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ बी कीपिंग। तो मधुमक्खी पालन जो होता है उससे शहद और मोम प्राप्त होता है। इसमें जो शहद होता है उसमें 80% जो शुगर होती है, और ये गाढ़ा गहरे रंग का होता है। इसके बाद इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है हनी का। तो सबसे पहले है एज फूड। तो 200 ग्राम जो शहद होता है वो पोषण की दृष्टि से 1.15 लीटर दूध या 1.6 किलोग्राम क्रीम या 303 ग्राम मांस के बराबर होता है, और ये प्रत्येक मौसम में खाया जा सकता है, और इनसे केक, ब्रेड या कैंडी आदि बनाने के काम भी आता है। सेकंड है मेडिसिन। तो जो शहद का उपयोग है वो आयुर्वेदिक पत्तियों में एक
सेडेटिव या एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ये खांसी में, कफ में या बुखार आने में उसमें दिया जाता है और लाभकारी होता है, और ये ब्लड को प्योर करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद सेकंड इसका प्रोडक्ट है बी वैक्स। तो वैक्स जो मोम होता है वो पीले रंग का होता है और पानी में इनसोल्यूबल होता है, और ये जो क्रीम, मल्लम, पॉलिश, रंग रोगन या कार्बन पेपर आदि बनाने के काम आता है, और जो लेबोरेटरी होती है उसमें माइक्रोटोमी में टिश्यू के सेक्शन काटने समय भी ब्लॉक बनाने के काम में लाया जाता है। इसके बाद आता है कीपिंग इंडस्ट्री। जो इसकी इंडस्ट्री है वो मधुमक्खी पालन ने जो अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उनमें महत्वपूर्ण इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। 1953 से पहले अपने देश में कोई इस तरह के उद्योग का कोई महत्व नहीं था, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इस उद्योग की तरफ ध्यान देना शुरू किया और पूरे भारत में एक लघु उद्योग का रूप ले लिया गया है। तो इस तरह अब हमारे देश में भी मधुमक्खी पालन विकास के लिए पर्याप्त अवसर हैं।